गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सब कोई अच्छे ही होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी 2025 में एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th के झारखंड बिहार के बच्चे, सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हो गए होंगे। और अभी जो है एक चैप्टर 2 चैप्टर रिवीजन करा के हम सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको रिवीजन करा रहे हैं। तो हमको लगा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो आप लोग के साथ हम प्रोवाइड करा दें, कुछ हेल्प हो जाए। तो आज 2 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहला है आम्ल क्षार एवं लवण, पहला, और एक सेकंड, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर इसमें है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और दूसरा चैप्टर है आम्ल क्षार एवं लवण। और आम्ल क्षार लवण जो है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए। तो आज हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है वो दे रहे हैं हम, तो इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। जितने भी 10th के बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सब्जेक्टिव को भी पढ़िएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के अंदर क्वेश्चन आप लोग को टच होगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर का हम आज एनालिसिस करा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम मिटा देते हैं और ये आप लोग कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे या मेरे पास पढ़ते होंगे तो हम करा चुके हैं, सिर्फ ये रिवीजन के लिए कराए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है विरंजक चूर्ण, जो पिछले साल पूछ दिया इसीलिए नहीं दिए हैं। तो 15 तक है ऑब्जेक्टिव, 1 से 15 तक ऑब्जेक्टिव है और 16 से है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तथा 2 उपयोग लिखे, तो आप लोग जानते होंगे, ये लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा तथा धावन सोडा का 2 उपयोग लिखें। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण जो है केमिकल इक्वेशन जितने भी आएंगे उसको बैलेंस करना होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 3 नंबर 5 नंबर में पूछेगा। अगर 3 क्वेश्चन देगा बैलेंस करने के लिए 3 मार्क्स का देगा और 5 देगा तो 5 मार्क्स का देगा। और ये पहला समीकरण जो है, ये पहला चैप्टर का समीकरण जो है बैलेंस करने के लिए देगा और इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही एग्जाम में। तो ये हम क्वेश्चन जो है इसका प्रीवियस ईयर जितना पूछा है और जो एक्सपेक्टेड है वो एक साथ हम इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है, तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हम एक क्लास इसका देंगे बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को। तो ये जितना भी सब्जेक्टिव था 16 से 20 तक इसको हम मिटा देते हैं, ये सब आप लोग कर सकते हैं। आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, ये सब जो है आप कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे 1 से 15 तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मेंशन और 2 चैप्टर है इसमें। पर रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण आम्ल क्षार दोनों का हम आप लोग को कंप्लीट अभी कराएंगे। ठीक है, चलिए हम सब्जेक्टिव मिटा देते हैं। सब्जेक्टिव जितना कराएं वो आप घर में कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव को कराएंगे और इस बार झारखंड में 30 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का हम 2 चैप्टर, एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट लगे वो हम रेगुलर आपको को लास्ट टाइम में रिवीजन कराएंगे। आपके कोई सहयोगी साथी है या कोई भी है 10th के बच्चे, उसको एक बार ये वीडियो को देखने जरूर बोलिएगा, बहुत आप लोग को हेल्प करेगा ये, और जितना इंपॉर्टेंट है वो दिए हैं। चलिए क्वेश्चन हम एक एक करके, एक क्वेश्चन को जब हम बताएंगे तो इसके साथ साथ 2-4 क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे, तो थोड़ा गौर से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए, अरे क्वेश्चन टेस्ट लिए थे हम, ऑफलाइन के जितने बच्चे हैं सब टेस्ट लिए थे। 30 मार्क्स का 29 मार्क्स का था, 1 नंबर हम बोनस दिए थे, जो लाता उसको 30 मार्क्स का टेस्ट लिए थे। तो बहुत बच्चे इसमें 28 नंबर 26 नंबर 25 नंबर ऐसे लाए हैं, जिसका तैयारी अच्छा है और जो तैयारी किए हैं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पढ़ते होंगे अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार अब पढ़े होंगे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, अपचयन, उपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी।
तो इस तरह पूछता है क्वेश्चन कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आप इसमें जरूर जानिएगा। देखिए Fe2O3 प्लस 2Al बराबर हो रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताओ। ये समीकरण देखने के बाद आप बोलते होंगे किस प्रकार का अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन और विस्थापन समझिएगा। विस्थापन में क्या होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। क्या ये विस्थापन दिख रहा है क्या? देखिए यहां जो Al है ना, Al मोस्ट रिएक्टिव है Fe से, यानी Fe से अधिक अभिक्रियाशील धातु है Al। इसीलिए देखो Al जो है Fe को हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब जो हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, उस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है Fe से, इसको हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया, देखो Fe चला गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया को शॉर्ट में लिख दिया विस्थापन अभिक्रिया। बोलेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है CaCO3 प्लस कुछ हीट इसमें किया, उष्मा डाले तो ये जाके टूट गया CO प्लस CO2। तो बोला किस प्रकार का अभिक्रिया है? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक चीज देखिए, दो चीज जब मिलकर एक बनता है तो उसको संयोजन, दो चीज में एक जब मिलकर एक बनता है तो संयोजन, और जब एक चीज टूटकर दो बनता है तो उसको बोलते हैं वियोजन। तो देखिए दो मिलकर एक बने संयोजन, एक टूट के दो बने वियोजन। तो किस प्रकार का हो रहा है? देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 को किस प्रकार का अभिक्रिया? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है ये? वियोजन। तो क्या लिखेंगे? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक टूट के दो बन रहा है, तो एक टूट के दो बन रहा है तो इसको बोलते हैं वियोजन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एकदम समझते चलना है, हाइड्रोजन गैस। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? जो हम सांस लेते हैं ना, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो कौन सा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। आप लिखते चलिएगा, ठीक है, उष्माक्षेपी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जितना कराएंगे इंपॉर्टेंट ही कराएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि देखिएगा इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। 5 नंबर में, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में क्या रंग होता है? मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में क्या रंग होता है? तो कैसा होता है मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में? तो लाल होता है। क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल होता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है? लिटमस। लिटमस लिटमस एक सूचक है जो अम्ल या क्षार को बताता है। ये समझ गए, मिटा देते हैं, ठीक है। लिटमस का रंग कैसा होता है? तो ये बैंगनी कलर का होता है। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। लिटमस का रंग पूछेगा तो कैसे होता है? बैंगनी। अब पूछेगा लिटमस कहां से प्राप्त किया जा सकता है? किस पौधे से? लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जा सकता है? लीचेन। कौन सा पौधा? लीचेन। लीचेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड पूछेगा तो इसका प्रकृति होता है क्षारकीय। क्या होती है? क्षार या क्षारकीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। क्षारकीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति पूछेगा तो अम्लीय। मतलब अधातु का पूछेगा तो अम्लीय, और धातु का पूछेगा तो क्षारीय। धातु का पूछेगा तो क्षारीय, अधातु का पूछेगा तो अम्लीय। याद रखना, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड का कैसे होता है? क्षारकीय, क्षार। और अधातु अगर लगा देता अधातु का कैसे? अम्लीय। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल लिखते चलिएगा। एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल। एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा, जो भी बुक है उसमें ये सब दिया हुआ तो और एक्स्ट्रा भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है।
आप याद कर लीजिएगा। यहां दिए हैं सिर्फ सिरका, और सिरका आप देख सकते हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है, शुद्ध जल कितना होता है, 7। हम एक चीज जानते हैं कि 7 से कम पीएच मान, जिसका 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। 7 से अधिक बोले तो क्षार, 7 से कम बोले तो अम्ल। जो बीच में होता है ना वो उदासीन होता है, तो उदासीन विलयन का बोलेगा पीएच मान तो वो 6 होता है, सॉरी 7 के बराबर। उदासीन विलयन का क्या होता है, 7 के बराबर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है, 7 के बराबर। 7 से अधिक तो क्षार, 7 से कम तो अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है, वो भी उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम मल्टी क्वेश्चन हम दिए सब मिला के एक साथ क्वेश्चन। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें। और इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो हम एक एक करके लिखा रहे हैं आपको। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं ना घर में। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। एक होता है धावन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का क्या होता है देख लीजिए आप, Ca मतलब कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला क्या होता है इसका, सेम होता है। जो जिप्सम होता है वही सेम रहता है, लेकिन उसमें 2H2 और इसमें क्या होगा, हाफ होगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सेम होता है, बट जिप्सम में 2 होता है, यहाँ क्या होगा, आधा। यहाँ 2, यहाँ आधा। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, प्लास्टर हम जब पैर हाथ जो होता है टूट जाता है तो डॉक्टर प्लास्टर करता है नहीं, तो प्लास्टर का तो उसी का ये उपयोग इसमें किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब पैर टूट जाता है तो ये देखो एक बैसाखी लेके हम लोग चलते हैं नहीं, तो देखो यहाँ बटा में लग दिया, मतलब बैसाखी लंबा डंडा दे दिए, तो याद रखना 1/2 किसमें होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, ये इतना था क्वेश्चन। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एकदम एक एक करके। जितना भी एक्सप्लेन हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, उतारते चलिएगा। ठीक है, 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिए हैं, फिर अगला 2 चैप्टर देंगे। इसी तरह करके हम लास्ट टाइम में जो है ना आप लोग को ये तैयारी में 4 चांद लगा देंगे, पूरा रिवीजन करा देंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, CaOCl2 यौगिक का नाम क्या है, तो आप पढ़े होंगे। इस यौगिक का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 मतलब 2 है 2। विरंजक चूर्ण, या इसी को बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसी को, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ करते देखते हैं ना हम लोग, ये छिड़काव करते हैं कीटाणु मारने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर पेयजल को शुद्ध करने में इस सब का उपयोग किया जाता है। CaOCl2 यौगिक का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा यौगिक है, तो देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, नहीं होता है, ये होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण। देखो विरंजक चूर्ण बना, तो ये कौन सा पदार्थ है, ये वाला जिस पर क्लोरीन क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको,
शुष्क बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, यही तो है। इसी पर क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण। तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा ये, बुझा हुआ चूना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुझा हुआ चूना। आंसर लिखिएगा आप लोग, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर से लिए है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का निर्माण किया जाता है। तो धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, किसका निर्माण किया जा सकता है, धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग करके कठोर जो जल होगा, मतलब जिसमें सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रहता है, कठोर जल जो होता है ना, साबुन झाग नहीं बनाता है, आप पढ़े होंगे आगे जब इसी का है। कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं बनाता है। कठोर जल में क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो आयन होता है उसमें ज्यादा होता है। तो धावन सोडा का उपयोग करके उसको हम मृदु बनाया जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो किस जल का, किसका प्रयोग करके कठोर जल को मृदु बनाया जा सकते हैं, तो धावन सोडा। आंसर क्या होगा, धावन सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। मैग्नीशियम का यही सूत्र है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हमारे शरीर में गैस का मात्रा बढ़ जाता है या अपच की शिकायत होती है, जैसे खाना नहीं पचा तो पेट में एसिडिटी हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको देता है इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, जिसके कारण ये अम्ल की जो प्रभाव होता है वो कम कर देता है। क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान अगर पूछे तो लगभग 10 होता है। बोलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10, क्योंकि क्षार होता है और हमारे पेट में अम्ल ज्यादा हो गया तो ये क्षार देता है और अम्ल मिलता है तो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ठीक हो जाते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल 2। इसका पीएच मान अगर पूछे 10 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 15 का। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस प्रकार के क्षारकों का उपयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, पेट में अगर अम्ल हो जाए तो किस प्रकार का जो क्षारक उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड। किस प्रकार के क्षारक का उपयोग किया जाता है, एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जिस प्रकार का क्षारक का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगले जो चैप्टर होगा उसका भी हम एनालिसिस इसी तरह ऑब्जेक्टिव कराएंगे जितना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ऑफलाइन बच्चे को रिवीजन कराना पड़ता है और आप लोग को भी कराते चलेंगे। तो जितने भी आप लोग के साथी हैं, रिलेशन में कोई भी है जो झारखंड, बिहार या CBSE कोई भी बोर्ड हो, उसको एक बार प्रोवाइड करा दीजिएगा, वो देख के अपना तैयारी को अच्छे तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।